हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुद्दीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो आज हमारा ये न्यूमेरिकल्स में पार्ट 1 होगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सेकेंड वन हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द ओम्स लॉ एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो आज इस पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन सभी न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर बात है? तो यहां पे आप लोग लिख लो जो हम लोग यहां पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, मतलब इस पार्ट में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो कौन कौन से होंगे। फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे बच्चों Q इज इक्वल्स टू NE, जो आपने क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ा है। सेकंड जो हमारा फॉर्मूला होगा वो हम लोग यूज करेंगे I इज इक्वल्स टू Q अपॉन D, और कभी कभी हम इसे Q इज इक्वल्स टू IT भी लिख लेते हैं। Q यहां पर चार्ज है, T यहां पर टाइम है और I यहां पर करंट है। एक और फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करेंगे, थर्ड वन, वो है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग V2 माइनस V1 भी कहते हैं, और इसी का एक फॉर्मूला और भी होता है डेल्टा V, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो मतलब ये जो हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम लोग करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, यहां पर हम लोग इन फॉर्मूलों को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है ना? तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम लोग इस पार्ट 1 में यूटिलाइज करेंगे। क्लियर है? स्पीडली नोट डाउन करो, फिर चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 1 पर। बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हम लोग को, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इफ 250 जूल of work is required to transfer 20 coulomb of charge from one terminal of the battery to another। तो सबसे पहली चीज क्या होती है बच्चों, जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल करना है, आपको जितना भी कंटेंट उसमें गिवन है वो सब आप अपने पास मेंशन कर लेंगे। सबसे पहले ये कहता है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। कहता बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इफ 250 जूल ऑफ वर्क, मतलब आपको वर्क डन भी गिवन है, या वर्क भी कह सकते हैं आप। वर्क कितना गिवन है? 250 जूल। रिक्वायर टू ट्रांसफर 20 कूलम्स ऑफ चार्ज, मतलब आपको चार्ज भी गिवन है, और चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब चार्ज कितना गिवन है? 20 कूलम। क्या इन तीनों में कोई रिलेशन हमें पता है? यस, हमने अभी लिखवाया आप लोगों को, इनमें एक रिलेशन होता है। और वो रिलेशन क्या है बच्चों? वो रिलेशन है V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। क्लियर है? तो यहां पे V कितना आ जाएगा? W कितना है बच्चों आपके पास? W है 250 अपॉन 20। अगर हम लोग यहां पर कैलकुलेट करें तो V इज इक्वल्स टू 0 से हम 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, V आ जाएगा 0.5 वोल्ट। इसका मतलब यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी 12.5 वोल्ट। क्लियर बात है बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहली चीज मैंने आपसे कहा कि जब भी कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें जो कंटेंट गिवन होता है उसे हम लोग लिख लेते हैं। कहता है कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन। इसका मतलब अगर मैं ये क्वेश्चन देखूं तो मुझे वर्क डन यहां पे निकालना है। क्या निकालना है मुझे? वर्क डन। तो मैंने लिख लिया W इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं। इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम, मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट, तो चार्ज भी पता चल गया, लिख लो बच्चों। चार्ज होता है Q, जो कि दिया गया है 4 कूलम। कूलम को C से रिप्रेजेंट कर देते हैं।
फ्रॉम अ पॉइंट 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट 230 वोल्ट। इसका मतलब यहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है। अभी बताया था मैंने आपको, पोटेंशियल डिफरेंस को V2 माइनस V1 से निकाला जा सकता है। मतलब 230 माइनस 220 कितना आ गया? ये 10 वोल्ट आ गया। आपको क्या चाहिए? आपको W चाहिए। इनमें एक रिलेशन होता है ना। देखो बच्चों, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, और वो फॉर्मूला क्या पढ़ा है बच्चों? डेल्टा V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। अगर यहां से W को टारगेट किया जाए तो ये Q इधर कैसे आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसका मतलब ये है, मैं ये कह सकता हूं बाय यूजिंग W इज इक्वल्स टू डेल्टा V इंटू Q। तो यहां से वर्क निकाल लेंगे। ये 10 है और Q कितना है बच्चों? 4। तो फाइनली आंसर कितना आएगा? 40। अब ये वर्क है तो इसकी यूनिट क्या रहेगी? जूल। और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर बात है बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्पीडली नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। मैंने कहा था सबसे पहले एक काम करते हैं, जो कंटेंट गिवन होता है न्यूमेरिकल के अंदर उसे लिख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25। इसका मतलब करंट हमें पता है तो लिख लेते हैं। करंट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। कितना दिया है? 0.25 एम्पियर। टाइम कितना दिया है बच्चों? टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये दिया गया है 20 मिनट। लेकिन आपको पता होगा मिनट में डील नहीं करते हैं, हम इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, और ये 1200 सेकंड आ जाएगा। कहते हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों? ये आपसे चार्ज पूछ रहा है जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था, Q इज इक्वल्स टू आई टी। क्या बताया था? Q इज इक्वल्स टू आई टी। तो इसको लगा देते हैं, यहां पर लिखते हैं बाय यूजिंग व्हाट? Q इज इक्वल्स टू आई टी। तो Q कितना आएगा? I कितना है बच्चों? 0.2 इंटू टी कितना है? 1200। अगर ये पॉइंट यहां से उड़ा दूं तो नीचे कितना आएगा? इसको कैंसिल आउट करते हैं तो Q कितना बैठेगा? ये बैठेगा 300 कूलम। कितना बैठेगा ये? देखो, अगर आंसर एक करंट है तो यूनिट एम्पियर, आंसर में चार्ज है तो कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस है तो वोल्ट, और वर्क है तो जूल। क्लियर बात है? तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्पीडली नोट डाउन करो। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में और इसे मार्क करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप which draws a current of 0.2 ampere is used for 5 hours. Calculate the amount of electric charge flowing through the circuit. तो बच्चों मैंने पहले कहा था कि हम तो जो कंटेंट दिया होता है उसे लिख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखो आप, ये कह रहा है द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप विच ड्रॉज अ करंट। तो करंट लिख लो बच्चों, कितना है? जल्दी बताओ भाई। करंट सिंबल क्या है बच्चों करंट का? आई। और वैल्यू कितना गिवन है हमें? 0.2 एम्पियर। कितने टाइम के लिए यूज हो रहा है? तो टाइम भी गिवन है टी। कितना? लेकिन आपको तो पता है मैं आवर्स में डील नहीं करता, मैं तो सेकंड में डील करता हूं। तो क्या करेंगे? देखो 5 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करूं तो मिनट बनेंगे, और फिर 60 से करूं तो सेकंड बनेंगे।
तो ये बन गए 18,000 सेकेंड। आपको क्या चाहिए? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है ना। तो यहां पे फिर से मुझे चार्ज चाहिए और फिर से प्रीवियस वाला फॉर्मूला लगाया जा सकता है बाय यूजिंग व्हाट, Q इज इक्वल्स टू आई टी, और Q इज इक्वल्स टू आई कितना है 0.2 इंटू 18,000। 0.2 है ना बेटा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, इससे एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो Q कितना आ जाएगा 3600 कूलम। कितना आ जाएगा 3600 कूलम आ जाएगा। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये क्वेश्चंस थे हमारे करंट एंड टाइम एंड इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर। ठीक है ना? अभी चलते हैं आगे, टाइप 2 हमारे न्यूमेरिकल जो भी होंगे देखते हैं उनको। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ आप लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर, या फिर R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। ओम्स लॉ में हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग यहां पे यूज करेंगे। ओम्स लॉ कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहां से एक फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया हुआ है जिसे आप V इज इक्वल्स टू आई आर भी कह सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि V अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर। क्लियर बात है? तो यहां जो न्यूमेरिकल्स अब हम करेंगे 4 नेक्स्ट, इसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ओम्स लॉ पर बेस्ड होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं जो प्रीवियसली अभी फॉर्मूले हमने यूज किए हैं फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स में, वो यहां अगेन यूज होंगे। ठीक है ना? कहीं V कैलकुलेट करना होगा या I कैलकुलेट करना होगा तो उन फॉर्मूलों को हम आगे यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि यहां केवल हम ओम्स लॉ ही यूज करेंगे। ठीक है ना? चलो चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 पर। देखो बच्चों, बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1 की। लिखा है एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई, 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। What current will the electric iron draws when connected to 110 supply lines? मार्क करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है ना? अभी जितने क्वेश्चन होंगे ना यहां पे अभी आगे, सब पूरी सिचुएशन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। देखो बच्चों, ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसको अगर 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है तो उसके अंदर 3.4 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब यह है बच्चों कि अगर मान लो एक इलेक्ट्रिक आयरन को, एक इलेक्ट्रिक आयरन को मैं यहां बना देता हूं, उस इलेक्ट्रिक आयरन को आर मैंने लिखा, इसका रेजिस्टेंस है ये इलेक्ट्रिक आयरन मैंने कनेक्ट किया हुआ है एक किससे? बैटरी से। किससे कनेक्ट किया हुआ है? बैटरी से। और ये बैटरी मेरे पास है 220 वोल्ट का। कितना? 220 वोल्ट। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक आयरन को 220 वोल्ट से कनेक्ट करता हूं तो ये मुझे करंट कितनी सप्लाई करती है? मतलब ऐसा करने पर इस सर्किट के अंदर से एक करंट फ्लो होती है जो कि कितनी है? 3.4। कितना है? 3.4 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। अब ये देखो आपसे क्या चाहता है, इधर ध्यान दो। ये चाहता है आपसे व्हाट करंट विल द इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज, ये इलेक्ट्रिक आयरन कितना करंट ड्रॉ करेगी व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट। मतलब अगर इसी इलेक्ट्रिक आयरन को यहां से हटाकर एक दूसरे सर्किट में लगा दिया जाए
जहां पर बैटरी जो है, जहां पर जो बैटरी है बच्चों, वो बैटरी 110 वोल्ट हो, तो फिर भी यहां करंट फ्लो होगी। तो पूछ रहा है बच्चों कि यहां पे करंट कितना फ्लो होगा। ठीक है, और आपने एक चीज ध्यान दिया, इलेक्ट्रिक आयरन तो वही थी ना, यहां भी और यहां भी, इसका मतलब एक चीज सेम रहेगी, वो है रेजिस्टेंस। वो क्या है? क्योंकि रेजिस्टेंस जब चेंज होगा जब इलेक्ट्रिक आयरन चेंज होगी। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, देख के बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस इस सिचुएशन में कितना है? इसे मैं V1 कह देता हूं, 220 वोल्ट। दूसरी चीज आपको पता है यहां से कि करंट कितना फ्लो हो रही थी। अब मैं I1 I2 यूज करूंगा यहां पर। अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि दो अलग सिचुएशन है। यहां पर करंट कितना है? 3.4 एम्पियर। ठीक है, इधर आ जाओ जरा। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बताना भाई जरा। यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 110। यहां करंट कितना है? वही तो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। समझ में आ गई बात? यही करंट हमें फाइंड करना है, जिसे मैं I2 कह रहा हूं बार बार। क्लियर? आपको पता है ओम्स लॉ क्या कहता है? पता है आप लोगों को? ओम्स लॉ कहते हैं V अपॉन I ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, जो कि R के इक्वल होता है। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यहां ऐसा होना चाहिए बच्चों कि जो V1 अपॉन V2 है, जो क्या है? V1 अपॉन, सॉरी, V1 अपॉन I1 और V2 अपॉन I2, इन दोनों की वैल्यू R होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? V1 अपॉन V2 ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, ये कौन कहता है? ओम्स लॉ कहता है। और वो किसके इक्वल होता है? रेजिस्टेंस के। समझ में आ गई बात? अगर मैं यहां V1 की वैल्यू रख दूं 220 और I1 की वैल्यू भी रख दूं 3.4, V2 की वैल्यू भी रख देते हैं 110 अपॉन I2, यही कैलकुलेट करना है। यहां कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आएगा बच्चों, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो I2 इंटू 220 और 110 इंटू 3.4 आएगा, और यहां से जो I2 आएगा 110 इंटू 3.4 आएगा, और अपॉन में 220 आएगा। इसे कटिंग करूं तो 2 या पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, और इसे 2 से कटिंग करेंगे तो 1.7 एम्पियर आएगा। 1.7 एम्पियर आएगा। इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर इस इलेक्ट्रिक आयरन को यहां कनेक्ट करेंगे तो 3.4 आएगा करंट, और अगर मान लो यहां कनेक्ट करेंगे तो 1.7 एम्पियर का करंट आएगा। बात समझ में आ गई? किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है? वैसे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे स्टार्ट करने से पहले पता था, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल होगा तो करंट भी डबल होगी, और पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होगा तो करंट भी हाफ हो जाएगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? देखो, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हुआ, करंट भी हाफ हो गई। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, स्पीडली नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हेन 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू अननोन रजिस्टर, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन सर्किट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। देखते हैं भाई, देखो क्या कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, मैं जरा सिचुएशन को फिर से बना लेता हूं। इसने कहा कि एक रजिस्टर कनेक्ट किया गया है, कितना बैटरी से? बैटरी कितना वोल्ट है भाई? बैटरी है 12 वोल्ट। इसको कनेक्ट किया गया एक
बैटरी से। ये अननोन रेजिस्टेंस है, मतलब मैंने इसको मान लिया इसका रेजिस्टेंस R है। अब इसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है, और वो करंट शायद मुझे बताई गई है। कितना करंट है बच्चों? यस, इट इज 2.5 मिली एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं है ना, V इक्वल्स टू IR से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले सारा कंटेंट लिख लो कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज भी कहते हैं। ये दिया गया है 12 वोल्ट, और भाई आपको करंट भी पता है, करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, 2.5 मिली एम्पियर है ये। आप इसे 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर लिखो। 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना, मतलब 1000 से डिवाइड करना। अब आपको क्या चाहिए यहां पर? आपको रेजिस्टेंस चाहिए। आपको क्या चाहिए? रेजिस्टेंस चाहिए आपको। तो अगर आप रेजिस्टेंस चाहते हैं तो फिर से ओम्स लॉ लगा दो। भाई आप किसी को 2.5 को 1000 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड। तो 2.5/3 पावर आएगी, और ऊपर जाके ये -3 बनेगी। तो यहां पे फिर से क्या करते हैं? ओम्स लॉ लगा देते हैं। और ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों? R इज इक्वल्स टू V/I। यहां से हम लोग R कैलकुलेट कर लेंगे। R इज इक्वल्स टू V कितना है? 12, और I कितना है? 2.5 इंटू 10⁻³ एक काम करो, इसे ऊपर भेजो, तो ये ऊपर जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसका पॉइंट हटाओ, ये 10 आएगा। इसे 12 से मल्टीप्लाई कर लो फिलहाल के लिए। इसे 10⁻³ ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अभी डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये 120 बन जाएगा। 25 R कटिंग कर लो 5 से, 5 जा, तो ये 24/5 आ गया इंटू 10⁻³ अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4.8 आएगा इंटू 10⁻³, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो इसकी यूनिट होती है ओम। सिंबल भी लिख सकते हैं आप इस तरीके से, OHM भी लिख सकते हैं और सिंबल भी बना सकते हैं। क्लियर बात है? तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। देखो भाई ध्यान से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना है? कांस्टेंट रखना है, मतलब चेंज नहीं करना। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल। सर्किट के रेजिस्टेंस को क्या कर देना है? डबल कर देना है। हाउ विल द करंट चेंज? पूछ रहा है कि करंट कैसे चेंज होगा, मतलब डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक काम करते हैं, सिचुएशंस को ड्रॉ करते हैं। पहली सिचुएशन हमारे पास है जिसमें एक रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक बैटरी लगा देते हैं, ये की लगा देते हैं ऑन ऑफ के लिए। हमारी जो पहली सिचुएशन है बच्चों वो ये है कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस V1 को तो मान लिया V, और ये जो रेजिस्टेंस है आपका R1 इसे मान लिया हमने R, और ये जो करंट है, ये जो करंट है इसे हमने मान लिया I। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लेट कर लिया बच्चों, क्या लेट कर लिया कि जो रेजिस्टेंस है जिसे हम R1 कह रहे हैं वो तो हमने R लेट कर लिया, और जो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, V1 को हमने V मान लिया, और जो करंट है I1 उसे हमने I मान लिया।
क्लियर बात है। अब यहां से अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, क्या फॉर्मूला लगाऊं बच्चों, इन तीनों में जो रिलेशन है, अगर मैं यहां से V1 इज इक्वल्स टू I1R1 लगाऊं तो ये V इज इक्वल्स टू IR हो जाता है। सबकी वैल्यूज रिप्लेस कर दी मैंने। अगर मैं यहां से I की वैल्यू निकालूं तो मेरे ख्याल से ये V अपॉन R हो जाएगा और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना लेता हूं। क्लियर है। अब ये कहता है रेजिस्टेंस को डबल करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखना है। कहता करंट क्या होगी अब, तो भाई दूसरी सिचुएशन यहां पे ड्रॉ करता हूं मैं। इसने कहा रेजिस्टेंस को डबल करना है, रेजिस्टेंस को, इसका मतलब R2 की वैल्यू अब 2R हो जाएगी, R2 की वैल्यू 2R हो जाएगी। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को कह रहे हैं सेम रखना है। इसका मतलब बच्चों क्या है फिर, इसका मतलब यह है कि जो V2 की वैल्यू है वो आपको अभी भी V रखनी है। पूछ रहा है कि अब ये बताओ कि जो यहां पे करंट आएगी, जो करंट यहां से फ्लो होगी, वो पहली करंट के कंपैरिजन में कितनी होगी। तो यहां फिर से लिख लेते हैं, यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा इस सिचुएशन में, जिसे हम R2 कह रहे हैं, तो डबल हो गया, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बोला था सेम रहेगा तो V रहा। करंट पूछ रहा है कितनी होगी, मतलब करंट I2 ये कितनी होगी ये पूछ रहा है। जैसे ये V रहा, R का 2R हो गया, तो करंट पे क्या फर्क आया। तो यहां फिर से आप एक काम करो, फिर से आप ओम्स लॉ फॉलो करा दो। V2 इज इक्वल्स टू I2 R2। समझ में आ गई बात। बोर्ड पे देखो, इधर ध्यान दो। V2, अच्छा यहां से I2 निकाल लूं पहले मैं, फिर वैल्यू प्लेस कर दूंगा। I2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन R2, ऐसे ही बैठेगा ना। I2 निकालोगे तो ये इसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर। अब यहां पे वैल्यूज रख दो जरा इनकी, आंसर एकदम आ जाएगा आपका। V2 की वैल्यू V और इसकी वैल्यू 2R। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ना कि I2 इज इक्वल्स टू 1/2, अगर मैं बाहर निकाल लूं तो ये V अपॉन R हो जाएगा। ये 1/2 मैंने अलग कर लिया। अब V अपॉन R की वैल्यू बताना बच्चों कितनी है, I। तो I2 पता है कितना हो जाएगा, 1/2 I हो जाएगा। और वी कैन से I2 जो है वो I/2 हो जाएगा। यहां पे हमने यूज भी किया है इक्वेशन 1 को, बाय यूजिंग इक्वेशन 1। इससे साफ साफ पता चल रहा है पहले करंट आई थी, अब I/2 हो गई। इसका मतलब इस सिचुएशन में जो करंट है इट बिकम व्हाट, करंट हाफ हो जाएगी। करंट जो हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी। क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, स्पीडली नोट डाउन करेंगे प्रॉपर डायग्राम बना के। देखो भाई ध्यान से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 200 मिली एम्पियर व्हेन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8 वोल्ट। तो यहां पे कुछ सिचुएशन ऐसी है कि भाई एक रेजिस्टेंस है जिसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, और वो बैटरी कितना है 0.8 वोल्ट की बैटरी है। और यहां पे जो करंट फ्लो हो रही है बच्चों वो भी आपको बता दी गई है कि जो करंट यहां फ्लो हो रही है वो 200 मिली एम्पियर हो रही है।
पूछ रहा है रेजिस्टेंस बता दो, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, V इक्वल्स टू आई आर से निकल जाएगा ये। सबसे पहले कंटेंट लिख लो। लो भाई, करंट बता रखी है आपको I कितना, 200 मिली एम्पियर। मैंने आपसे एक बात बोली थी अभी कि कभी भी मिली एम्पियर में करंट को यूज नहीं करना है। आप क्या करेंगे, आप इसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मिली एम्पियर से एम्पियर में आ जाएगी। क्लियर? अब मुझे ये बताओ इसमें कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, बताओ भाई। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? यस, पोटेंशियल डिफरेंस है 0.8 वोल्ट। आपसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो भाई ओम्स लॉ निकलवा देगा ना इसको, तो लगा दो यहां पे ओम्स लॉ, लिखो बाय यूजिंग आर किसके इक्वल होगा, V अपॉन आई के। तो रखो वैल्यूज, R इज इक्वल्स टू V कितना है 0.8। एक बार ये भी बता दो, ये 200 इंटू 10⁻⁴। एक काम करो, इसे पावर को अगर आप ऊपर ले जाओगे ना तो आपको पता है क्या होगा, ये पावर +3 हो जाएगी अपॉन 200। एक काम करो, ये पॉइंट हटाओ यहां से और यहां 10 लगाओ, R हो जाएगा आपका 8000 और ये नीचे हो गया आपका 2000, ये कैंसिल हो गए, तो R आपका आ गया 4 ओम। तो जो रेजिस्टेंस है आपका वो 4 ओम आ जाएगा। क्लियर बात है? रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। तो ये हमारा ओम्स लॉ पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में किए, 4 इसमें किए और 4 अब नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को लेके। स्पीडली नोट डाउन करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी। तो भाई खाली रेजिस्टिविटी पर बेस्ड तो न्यूमेरिकल होंगे नहीं, और भी क्वांटिटीज होंगी, जैसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ, ठीक है ना, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां पे कुछ और फॉर्मूले ऐड होंगे हमारे पर न्यूमेरिकल्स में, जो प्रीवियसली यूज कर रहे थे वो तो होंगे ही, ये और बढ़ेंगे। अब देखो भाई, यहां पे और कौन कौन से फॉर्मूले बढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, एक फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे, R इज इक्वल्स टू ρl अपॉन ए, जहां पे रो तो होती है रेजिस्टिविटी, L होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, R A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका एक और भी फॉर्मूला है, R जो है रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यहां पर एक बात ध्यान रखना, यहां पर कभी कभी A को कैलकुलेट करना पड़ जाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाया जाता है πr² एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि ये सर्कल होता है। इसी का एक अपोजिट रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L। ये कैसे आया, अगर आपको रो निकालना है ये, तो A को इधर मल्टीप्लाई में और L को डिवाइड में भेज दो। क्लियर बात है? यहां पर एक सिचुएशन और भी क्रिएट होती है। कब होती है? अगर कोई वायर स्ट्रेच की जाए, क्या की जाए, स्ट्रेच, खींची जाए, अगर कोई वायर स्ट्रेच की गई, स्ट्रेच करने का मतलब क्या है कि अगर कोई वायर ऐसी थी जिसकी लेंथ L1 थी, एरिया A1 था, और आपने इस वायर को खींच के लंबी कर दी, और आपने इसे खींच के क्या किया, जब आप इसे खींचोगे ना तो इसकी थिकनेस भी कम हो जाएगी और लेंथ इसकी बढ़ जाएगी।
अब मान लो इसकी लेंथ L2 हो गई और इसका जो एरिया है वो A2 हो गया, तो यहां पर एक चीज सेम रहेगी, इनका वॉल्यूम। और वॉल्यूम कैसे निकलता है? एरिया इंटू लेंथ से। मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा वो A1 L1 जो है वो इसके वॉल्यूम A2 L2 के इक्वल रहेगा। मतलब ये सिचुएशन हम इसमें यूटिलाइज करेंगे, लेकिन ये कब होगी? जब आप वायर को स्ट्रेच करोगे। ऐसे फोल्ड करने पे ये चीज अप्लाई नहीं होगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द रेजिस्टिविटी। एक बात मैं बता दूं, अगर कॉपर की मेरे पास दो वायर हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी ऑलवेज सेम रहेगी, रेजिस्टेंस उनके अलग अलग हो सकते हैं। रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो किसी मटेरियल के लिए फिक्स होती है। ठीक है, जैसे कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स होगी, चाहे आप उससे कितना भी बड़ा तार बनाओ, कितना भी मोटा तार बनाओ, सबकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। लेकिन रेजिस्टेंस जो होगा वो लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। चलो अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 1 पर। देखो भाई, बात करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 1 के बारे में। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ भी न्यूमेरिकल्स में दिया जाता है उसे हम लोग सबसे पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। सबसे पहले इसने कहा अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। मतलब एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ कितनी है? लो भाई, सबसे पहली चीज मुझे मिली लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जिसे मैं कह देता हूं 2 मीटर। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया गया है बच्चों, कितना है? 1.7 इंटू 10 रेशो दी पावर -6। तो जो एरिया दिया गया है क्रॉस सेक्शन का वो भी मुझे पता है, जिसे मैं क्या कह सकता हूं बच्चों? ए, जो कि मुझे दिया गया है 1.7 इंटू 10 रेशो दी पावर -6 इट्स मीटर स्क्वायर। हैज रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस भी दिया है बच्चों। रेजिस्टेंस कितना दिया है ये भी मैं लिख लेता हूं, आर 2 इंटू 10 रेशो दी पावर -2 ओम। फाइंड इट्स रेजिस्टिविटी। क्या पूछ रहा है ये तो अभी अभी डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों ने देखा ना, ठीक है ना? तो लगा देते हैं यहां पे। क्या फॉर्मूला था? रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन, कैलकुलेट करते हैं, आर कितना है? 2 इंटू 10 रेशो दी पावर -2। ए कितना है? 1.7 इंटू 10 रेशो दी पावर -6। और लेंथ कितनी है? 2 मीटर। ओके, लो जी, इससे तो ये कैंसिल हो गया। और भाई ये 1.7 इंटू 10 रेशो दी -2 तो ये थी और -6 ये थी। तो फाइनली 1.7 इंटू 10 रेशो दी पावर -8 आ जाएगा। रो है ना, ये रो का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। क्या होता है? तो यहां पे आएगा ओम मीटर। तो फाइनली जो रेजिस्टिविटी आएगी वो 1.7 इंटू 10 रेशियो दी पावर -8 ओम मीटर आएगी। क्लियर बात है? तो ये था हमारा रेजिस्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1। अभी डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। स्पीडली नोट डाउन करेंगे। देखो भाई ध्यान से बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। कहता है अ 6 ओम वायर गेट्स डबल्ड ऑन इटसेल्फ, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। एक वायर को डबल कर दिया गया, एक वायर को डबल कर दिया गया, बोल रहा है कि इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। सॉल्यूशन देखो। देखो बच्चों, यहां ना दो सिचुएशन है, फिर वो R1 R2 वाला खेल खेलेंगे। सबसे पहले एक वायर दे रखी है आपको, मैं ये मान लेता हूं कि इस वायर की जो लेंथ है L1 वो L है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 वो A है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो R है, R1, जिसकी वैल्यू मुझे दे रखी है, चलो मैं लिख ही देता हूं 6 ओम।
इस सिचुएशन को जरा लिख लो, जो जो चीजें दे रखी है, ठीक है। एक चीज नहीं दे रखी जिसकी जरूरत पड़ेगी, वो है रेजिस्टिविटी। वो मैं मान लेता हूं कि इस मेटल की जो रेजिस्टिविटी है वो रो है। लो भाई, मैंने लेट कर लिया कि जो रेजिस्टिविटी है ऑफ मेटल वो रो है। वो कितनी है? रो है। अच्छा, यहां पे मुझे ये बताओ, इस सिचुएशन में लेंथ कितनी है कंडक्टर की? आपने कितना माना हुआ इसको? एल। आप मुझे एरिया भी बता दो, कितना माना हुआ आपने? अच्छा, क्या रेजिस्टेंस पता है क्या? रेजिस्टेंस आपको डायरेक्टली पता है, R1 कितना दिया है? 6 ओम। कितना दिया है? 6 ओम। तो क्या मैं यहां पर एक रो एल 1 अपॉन ए 1, आपको पता है मैं रो 1 क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि रो तो चेंज होना ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में। तो आर की वैल्यू दे रखी है 6, रो इसकी वैल्यू एल है और इसकी वैल्यू ए है। इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो। क्लियर है? अब ये कहता है आपसे दूसरी सिचुएशन पे आ जाओ। देखना जरा क्या कह रहा है, व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इटसेल्फ गेट डबल। मतलब अब आपको क्या करना है, इस वायर को फोल्ड कर देना है। इस वायर को क्या कर देना है? फोल्ड कर देना है ऐसे। समझ गए मैंने क्या किया? मैंने इसे वायर को ऐसे फोल्ड करके डबल कर दिया। ऐसा करने से देखो, कॉमन सेंस लगाओ, जो इसकी लेंथ होगी ना L2, अगर पहले L थी तो अब L बाय 2 हो जाएगी। लेकिन ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये डबल हो जाएगा। अब ये मत पूछ रहा मैंने ऐसे कैसे लिखा, मैं फिगर से मुझे दिख रहा है कि वो डबल हो गया और ये हाफ हो गया। अब इसका रेजिस्टेंस पूछ रहा है ये, अब इसका, तो एक काम करते हैं, सब कुछ फिर से लिख लेते हैं। इस सिचुएशन में जो न्यू लेंथ आएगी वो आएगी L बाय 2। लो जी, न्यू वर्ड यूज कर लेता हूं मैं। और जो न्यू एरिया आएगा वो आएगा A2 इज इक्वल्स टू 2A। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? क्या रिक्वायरमेंट है बच्चों? न्यू रेजिस्टेंस R2 चाहिए इसको। तो फिर से ओम्स लॉ लगा दो, हो सकता है काम बन जाए। रेजिस्टिविटी दोबारा लिखने की नीड नहीं है, रेजिस्टिविटी मटेरियल की लेट कर रखी है रो। चलो अब लिखेंगे R2 इज इक्वल्स टू रो L2 अपॉन A2। अगर मैं R2 की बात करूं, अगर मैं R2 की बात करूं तो ये आएगा रो, L के प्लेस पर क्या आएगा और A के प्लेस पर कितना आएगा? 2, A2 के प्लेस पर 2A। आपको पता है ये 2 भी नीचे आ जाएगा, ये 4A बन जाएगा और ये यहां पर रो L बनेगा। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो R2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 अगर मैं बाहर निकाल लूं तो ये रो L अपॉन A आ रहा है। आपको पता है रो, इसकी वैल्यू तो 6 है, इसकी वैल्यू तो 6 है। तो बच्चों R2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 इंटू 6 हो जाएगा बाय यूजिंग 1। इक्वेशन 1 को यूटिलाइज कर लिया आपने। अब जरा यहां पे R2 कैलकुलेट करना। ये आ गया 6 बाय 4, R2 आ गया 3 बाय 2 और R2 आ गया बच्चों 1.5 ओम। मतलब अगर आपने इसे डबल कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस 6 ओम से 1.5 ओम रह जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। स्पीडली नोट डाउन करो ध्यान से। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम at 20 degree centigrade. If the diameter of the wire is 0.3 mm, मतलब मिलीमीटर, what will be resistivity of the metal at that temperature? टेम्परेचर इसलिए लिख रहा है क्योंकि भाई रेजिस्टिव जो रेजिस्टेंस होता है किसी चीज का वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर अप डाउन होता है तो उसका रेजिस्टेंस वेरी कर जाता है।
बाकी हमें इसे फॉर्मूले में कहीं भी रखने की नीड नहीं है। तो सबसे पहली चीज क्या क्या दिया है लिखो। लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर, लेंथ दे रखी है बच्चों, लिखो लेंथ। लेंथ कितनी है 1 मीटर। रेजिस्टेंस दिया है, ये भी लिख लो, कितना दिया है 26 ओम। टेम्परेचर लिखने की हमें कोई नीड नहीं है क्योंकि हमारे फॉर्मूले में कहीं भी टेम्परेचर नहीं लिखा जाता। डायामीटर ऑफ वायर दे रखा है, डायामीटर दे रखा है तो रेडियस निकाल लेंगे ना। इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, 0.3/2 आएगा ये, समझ गए ना, क्योंकि वो रेडियस निकालनी पड़ेगी हमें। और अब क्या कह रहा है बच्चों, रेजिस्टिविटी बता दो। देखो भाई हमारे पास ना एक फॉर्मूला है जिससे हम रेजिस्टिविटी निकालते हैं, और वो क्या है, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। ठीक है बच्चों, लेकिन ए तो नहीं है हमारे पास। आपको मैंने बताया था कि कभी जरूरत पड़े तो पाई आर स्क्वायर से निकाल लेंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पॉइंट में रख दू तो 3.14 चल जाएगी इंटू आर स्क्वायर। अब आर में भी एक प्रॉब्लम है, देखो इधर, ये आपका 0.15 मिलीमीटर बैठेगा, लेकिन आपको पता है मिलीमीटर में हम डील नहीं करते। 0.15 इंटू 10⁻⁻³ इसे मीटर करना पड़ेगा, और यहां इसकी वैल्यू आपको 0.15 और 10⁻³ का स्क्वायर करना पड़ेगा। इससे होगा क्या, इसकी वैल्यू आएगी 3.14 इंटू 0.15 इंटू 0.15, और जब इसके ऊपर अटैक मारेगा तो इसे 10⁻⁻6 बना देगा। ये समझ में आ गई बात। ये किसकी वैल्यू निकाल ली हमने, एरिया की, क्योंकि हमें यहां पुट करनी है। इक्वल्स टू आर की वैल्यू बताओ भाई 26, ए की वैल्यू 3.14 इंटू 0.15 इंटू 0.15 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और लेंथ कितनी थी इसकी, लेंथ थी इसकी 1 मीटर। तो रो कितना आएगा, ये 26 हो जाएगा, ये 3.14 इंटू 0. इसको अगर देखोगे ना आप, इसको कैरी करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे 0.0225 आएगा इंटू 10⁻⁻6 आएगा। ठीक है, इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये फाइनली आपको मिल जाएगा कितना, 1 पॉइंट आएगा। तो आगे तक अप्रोक्सीमेट में 2 डिजिट तक उठा लेना। ठीक है, इंटू 10⁻⁻6, और रजिस्टिविटी है तो यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। रजिस्टिविटी है तो यूनिट हो जाएगी इसकी ओम मीटर। क्लियर बात है। ये जो वैल्यू है ना बच्चों 1.84, ये आगे तक आएगी, लेकिन आप इसमें से 1.84 उठा लेना बस। क्लियर है, तो ये हमारे पास रजिस्टिविटी आ जाएगी। क्लियर है, अप्रोक्स लिख देते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज डबल एंड एरिया इज हाफ। लेंथ को डबल कर दिया गया, एरिया को हाफ कर दिया गया, देन हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर चेंजेस। देखो बच्चों, हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन पे। आपको पता है कि 2 अलग अलग सिचुएशन है, वही L1 A1 लेट करके चलेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है ऑफ मटेरियल, ये हम यूज करने वाले हैं रो।
अब अपनी सिचुएशन लिख लेते हैं वही सेम दो। लो भाई, लेंथ हम मान लेते हैं लेंथ L1 हमने मान ली कितनी, L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 हमने मान लिया कितना, A। इनिशियली यही मानने हैं दोनों। तो यहां से आपने लेट कर लिया क्या कि जो लेंथ है L1 वो तो L है, और जो एरिया है जिसे हम A1 कह रहे हैं वो A है, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो R1 इज इक्वल्स टू हमने मान लिया R है। रेजिस्टेंस कितना मान लिया हमने इसका, R। तो इसके अंदर ही लिख दिया मैंने R1 इज इक्वल्स टू R। तो बाय यूजिंग R1 इज इक्वल्स टू रो L1 अपॉन A1, तो यहां से R कितना आ जाएगा भाई, R आ जाएगा रो L अपॉन A, और इसे इक्वेशन नंबर बना देंगे 1। इक्वेशन नंबर बना देंगे 1। अब इसका दूसरा केस लेके चलेंगे। ये सिचुएशन क्रिएट करने के बाद चलेंगे इसके दूसरे केस पर। जब इसने क्या कहा, लेंथ को डबल कर दे और एरिया को हाफ। कहीं नहीं लिखा ना स्ट्रेच किया है, ठीक है। लेंथ को डबल करना है, एरिया को हाफ करना है। लो भाई, लेंथ बढ़ा दी मैंने इसकी और एरिया कम कर दिया। लेंथ L2 तो मैंने इसकी कर दी 2L, और एरिया जो था इसका A2 वो मैंने कर दिया A/2। थिकनेस कम कर दी देखो मैंने बाय2। अब यहां से मुझे एक बात बताओ, जो न्यू लेंथ है वो कितनी बैठेगी, L2 तो हो गया 2L, और मुझे ये बताओ न्यू एरिया कितना बैठ रहा है, न्यू एरिया हो गया हमारा A2, ये हो जाएगा A/2। क्लियर। नेक्स्ट, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए न्यू रेजिस्टेंस R2। अब ये चाहते हैं कितना होगा, R/2 होगा, R/4 होगा, 2R होगा। अभी चेक हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहां फिर से फॉर्मूला फॉलो करो। कौन सा, R2 इज इक्वल्स टू रो L2 अपॉन A2। रो 1 रो 2 यूज नहीं करना है क्योंकि वो मटेरियल का होता है। R2 इज इक्वल्स टू रो L2 कितना है 2L, और ये कितना है A/2। 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, और फाइनली 4 रो L अपॉन A बनेगा। और आपको पता है रो L अपॉन A की वैल्यू कितनी है, R। कितनी है, R। बाय यूजिंग इक्वेशन 1। इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, इट इंप्लाइज दैट इस सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस है इट बिकम 4 टाइम्स। मतलब जो पहले रेजिस्टेंस था, अब जो न्यू रेजिस्टेंस है वो उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आज हम लोगों ने इसमें 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। और भी प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की इन्हीं पर बेस्ड। तो स्टूडेंट्स, आज इस पार्ट 1 में हमने 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं। आगे पार्ट 2 में हम लोग फर्दर न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जैसे ही हम लोग पार्ट 2 अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।